हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। ये वीडियो है सेकंड पार्ट ऑफ सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो हमने पिछले पार्ट में जाते जाते कहा था कि हम अपॉर्चुनिटी कैसे बना सकते हैं इन लोगों के लिए, और अपॉर्चुनिटी आएंगी तो फिर इनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, तो इनका एम्प्लॉयमेंट का, रोज़गार का जो है कुछ प्रबंध होगा। तो हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। तो एक यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। लक्ष्मी करके एक फार्मर थी, तो जिसके पास में 2 एकड़ का खेत था जो अनइरिगेटेड था, जहाँ पे जो इरिगेशन की फैसिलिटी कुछ नहीं थी। सब जो है भगवान भरोसे, जब बारिश आएगी तब वहाँ पे जो है क्रॉप होगा, और जब बारिश नहीं आएगी तो वहाँ पे उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं होगा। उसके फैमिली में थे 5 मेंबर। तो अगर लक्ष्मी जैसे फार्मर को गवर्नमेंट या बैंक जो है लोन देता है, और वहाँ पे अगर वो कुआं खोद देती है तो अपने खेत का वो इरिगेशन कर सकती है। तो अगर वहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी है तो साल में जो एक बार खेती करती थी तो अब वो 2 बार कर सकती है, ठीक है, या 3 बार भी कर सकती है। तो 2 बार अगर खेती करती है लक्ष्मी, तो पहले उसके फार्म पे 2 ही लोग लगते थे काम करने के लिए, लेकिन अब जब 2 बार कर रही है तो 4 लोग लगेंगे। ओके, तो ठीक है, तो उसके घर के फैमिली मेम्बर में के जो है और 2 लोगों को काम मिल गया। तो इस तरीके से जो है 2 लोगों की अपॉर्चुनिटी बन गई है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बन गई है। मान लीजिए लक्ष्मी और उसके जैसे कई फार्मर है, ठीक है, उन लोगों ने ये मेथड यूज़ किया और उनका फिर बाद में इरिगेशन करने के बाद में अच्छा खासा जो है प्रोडक्शन हुआ। प्रोडक्शन पहले से बहुत अच्छा है। अब उनको जो है अपना प्रोडक्शन को बेचना भी पड़ेगा किसी को, तो ये खरीदना बेचने का काम कौन करता है? ये करते हैं ट्रेडर्स। और ट्रेडर्स को भी जो है, ट्रेडर को भी लगेगा कि वहाँ से जो है गाड़ी लेके जाओ, वहाँ से उनका सामान लेके शहर तक के पहुँचाए। तो अगर गवर्नमेंट रास्ते पे कुछ खर्च करती है और रास्ता अच्छा बनाती है तो एक मिनी ट्रक पूरे गांव में जा सकता है और वहाँ से जो है फार्मर के पास से प्रोडक्ट लेके शहर जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है गवर्नमेंट अगर वेल की जगह पे कहीं एक डैम बनाती है और कैनल क्रिएट करती है तो इससे हज़ारों जो है फार्मर का फ़ायदा हो सकता है और लाखों करोड़ों में जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इससे सिर्फ फ़ायदा जो है फार्मर का नहीं है, इससे जो है और लोगों को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जैसे ट्रेडर को मिलेगा जो वहाँ से सामान खरीदेगा, गाड़ी वाले को मिलेगा, ट्रांसपोर्टर को मिलेगा, उसके जो है ड्राइवर को मिलेगा, और ये सामान जो है चढ़ाने उतारने के लिए लेबर लगेंगे, तो इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी। लक्ष्मी की नीड जो है सिर्फ पानी पे ख़त्म नहीं होती है। लक्ष्मी को अपने खेती करने के लिए उसको सीड भी लगेंगे, ठीक है, फर्टिलाइज़र भी लगेगा, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जैसे उसको प्लगिंग करने के लिए जो है इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, और ट्रैक्टर लगेगा, और पंप सेट लगेगा इरिगेशन के लिए, ठीक है। तो पुअर फार्मर होने की वजह से लक्ष्मी जो है ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती है, तो उसे जो है बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्ट रेट पे मनी लेंडर से पैसे लेना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट ये बैंक जो है कुछ सहूलत से रीज़नेबल रेट पे लक्ष्मी जैसे फार्मर को लोन देंगे तो फिर इससे जो है फार्मिंग में उनके और इजाफा होगा, और उनकी फार्मिंग भी इम्प्रूव होगी, उनका प्रोडक्शन इम्प्रूव होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और जो है और दूसरा तरीका क्या है एम्प्लॉयमेंट का? द अदर वे जो है, तो हम इंडस्ट्री की बात कर सकते हैं। ये तो हमने प्राइमरी सेक्टर की बात करी। अब सेकेंडरी सेक्टर, तो सेकेंडरी सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज है, तो इंडस्ट्री को सेमी रूरल जो है जगह पे अगर इस्टेब्लिश करते हैं तो गवर्नमेंट की फैसिलिटी भी है। गवर्नमेंट अगर हम कोई अगर सेमी रूरल सेक्टर में इंडस्ट्री डालता है तो उससे जो है कुछ टैक्सेस में ये भी मिलता है, बेनिफिट मिलता है, और दूसरे बेनिफिट मिलते हैं। तो अगर ऐसी जगह पे सेमी रूरल जगह पे डालता है कोई, तो वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। जैसे जहाँ पे राइस की खेती है तो वो गांव के पास में अगर एक राइस मिल बन जाए, ठीक है, जहाँ पे दाल उगती है उसके पास में अगर जो है एक पल्सेस मिल बन जाए तो वहाँ पे वहाँ के लोगों के आसपास के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और इसी तरीके से फिर फार्मर जो है अपना प्रोडक्ट को, अगर वहाँ पे स्टोरेज रूम बनता है, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज बनता है, तो वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं, और जब भी मार्केट में अच्छी कीमत मिलेंगी तो वो बेच सकते हैं। आज की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज जो है अवेलेबल नहीं होने की वजह से, या कोल्ड स्टोरेज आसपास में अवेलेबल नहीं होने की वजह से फार्मर जो है अपने प्रोडक्ट को रख नहीं सकते हैं। तो जैसा उनका प्रोडक्शन होता है, जैसा उनका खेती से उत्पाद होता है, तो वो डायरेक्टली मार्केट में जाते हैं। उस टाइम पे कैसा है, रेट बहुत कम होता है, तो कम कीमत में फार्मर को बेचना पड़ता है। तो ऐसे जो है हम एक फॉरेस्ट में भी कर सकते हैं कि हनी कलेक्शन सेंटर, कि वहाँ के गांव के आसपास के लोग जो है हनी वहाँ पे लाके जमा करें। तो इस तरीके से जो है हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ा सकते हैं।
हमारे देश में जो है 60% पॉपुलेशन हमारे देश की 5 से लेके 29 ईयर के ब्रैकेट के बीच में, ठीक है। हमारे देश के जो है 60% लोग 5 से लेके 29 साल के उम्र के बीच में हैं, और इसमें से सिर्फ 52% जो है बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाते हैं, स्कूल या कॉलेज में। और बाकी सब क्या कर रहे हैं, एक तो इनमें से कुछ जो बच्चे हैं वो घर में होंगे, या कई जो है चाइल्ड लेबर करके काम कर रहे होंगे। अगर ये बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं तो ज़्यादा जो है स्कूलों की रिक्वायरमेंट होगी, बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट रहेंगी, टीचर की रिक्वायरमेंट रहेंगी, और अदर स्टाफ की, प्यून की, क्लर्क की, ठीक है, और दूसरे स्टाफ की जो है रिक्वायरमेंट रहेंगी। तो एक स्टडी जो है, पहले प्लानिंग कमीशन था जिसका नाम आज नीति आयोग है, तो उसके अनुसार अगर ये सभी बच्चे स्कूल आते तो 20 लाख जो है जॉब सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में अकेले क्रिएट हो सकता है। अगर सिमिलरली जो है हम इम्प्रूवमेंट हेल्थ सेक्टर में देखें तो हेल्थ सेक्टर में ज़्यादा डॉक्टर की जो है मांग रहेंगी, ज़्यादा डॉक्टर रिक्वायर रहेंगे, नर्स रहेंगे, हेल्थ वर्कर रहेंगे, ठीक है। तो इसके वजह से जो है रूरल एरिया में भी काम मिलेगा, अर्बन एरिया में काम मिलेगा, तो ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे जो जॉब क्रिएट किए जा सकते हैं। हर स्टेट और हर रीजन में पोटेंशियल है कि वो अपना इंक्रीज़ कर सकता है इनकम और एम्प्लॉयमेंट लोगों के लिए उस एरिया के। तो वो टूरिज़्म के ज़रिए भी हो सकता है, ठीक है। टूरिज़्म के ज़रिए कैसा, टूरिस्ट गाइड लगते हैं, फिर आसपास में जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोग लगते हैं, होटल सिस्टम लगता है, खाने पीने के लिए जो रेस्टोरेंट लगते हैं, और जो है शॉप आसपास में जो है तो उनका भी काम चलता है। रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री, तो रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री कोल्हापुरी चप्पल तो रीजनल क्राफ्ट में बहुत मशहूर है। न्यू सर्विस लाइक आईटी, तो आईटी भी जो है बहुत फेमस हो रहा है। तो हर जो है एरिया में पोटेंशियल है कि वो इन चीज़ों को टैप कर सकते हैं और जो है अपॉर्चुनिटी बढ़ा सकते हैं वहाँ के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट की, और उनकी इनकम इंक्रीज़ कर सकते हैं। सम ऑफ दिस कुड रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो इनमें से कुछ चीज़ें हैं जैसे टूरिज़्म के लिए, तो एक आदमी जो है खुद टूरिज़्म को डेवलप नहीं कर सकता है, तो इसके लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट और प्लानिंग की ज़रूरत है। तो फॉर एग्जांपल द सेम प्लानिंग कमीशन, तो प्लानिंग कमीशन ने क्या कहा था कि इफ़ द टूरिज़्म एज अ सेक्टर इज़ इम्प्रूव्ड एवरी ईयर वी कैन गिव एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू मोर दैन 35 लाख पीपल। तो हर साल जो है हम 35 लाख से ज़्यादा लोगों को काम दे सकते हैं। लेकिन ये भी रियलाइज़ किया गया है कि यहाँ पे अगर काम करना है तो इसके लिए जो कंसिडरेबल टाइम लगेगा, ठीक है, एक लंबा समय लगेगा, छोटे से समय में नहीं होगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए रोज़गार देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई, एक लॉ इंप्लीमेंट किया जिसे राइट टू वर्क कहा जाता है। तो ये सबसे पहले 200 डिस्ट्रिक्ट में इंडिया में किया गया, फिर उसको एक्सटेंड करके 130 डिस्ट्रिक्ट में और बढ़ाया गया। तो यहाँ पे जो हमारे बुक के हिसाब से, नए बुक के हिसाब से, तो 625 यहाँ के जो है डेटा को, नंबर को इग्नोर कीजिए, 625 इंडिया में टोटल 625 डिस्ट्रिक्ट है। तो पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये राइट टू वर्क लॉ इम्प्लीमेंट हो गया। इसे हम नरेगा या मनरेगा भी कहते हैं, ठीक है, MGNREGA। तो ये 2005 में लॉ पास हुआ था। इसका नाम है महात्मा गांधी, यहाँ पे जो है अभी नाम चेंज हो गया है इसका, ठीक है। ये पुराना PDF फाइल है, तो यहाँ पे आ जाएगा महात्मा, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। तो ये नरेगा के अंदर में क्या होता है, जो भी लोग काम करने में सक्षम है, एबल है, ठीक है, बीमार आदमी नहीं, एबल है, और जो काम करना चाहते हैं, जिसको काम की ज़रूरत है, तो उन लोगों को गवर्नमेंट 100 दिन के लिए एम्प्लॉयमेंट देंगी, ठीक है। तो 100 दिन का काम जो है गवर्नमेंट देंगी, उसमें कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे जाके गड्ढे खोदो, यहाँ पे जाके पेड़ लगाओ, तो ये काम गवर्नमेंट देंगी। तो इसका फिर जो है उनको पैसा कैसे मिलेगा, तो इसका जो उनको पेमेंट गवर्नमेंट डिसाइड करके रखता है, जो मिनिमम वेजेस, तो उस अनुसार उनको जो है उनका एक दिन का काम मिलता है, काम का पैसा मिलता है। तो अगर गवर्नमेंट किसी आदमी को या कई व्यक्तियों को 100 दिन काम करने में अगर नहीं दे पाई, तो गवर्नमेंट जो है उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगी, तो उसका जो है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का पैसा अलग से देंगी। दिस टाइप ऑफ वर्क दैट कुड इन फ्यूचर हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड विल बी गिवन प्रेफरेंस अंडर दिस एक्ट। तो इस एक्ट के अंडर में तो ऐसे जो है काम को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा जो फ्यूचर में प्रोडक्शन बढ़ा सके लैंड से। जैसे इरिगेशन का काम, तो यहाँ पे गड्ढे खोद लीजिए, इरिगेशन या पॉन्ड बना दीजिए, तो ऐसे कामों को गवर्नमेंट ज़्यादा जो है ये सराहेंगी इस एक्ट के थ्रू में। सो हमने यहाँ पे देखा, डिवीज़न देखा हमने सेक्टर के। तो अभी जो है हम नए तरीके से क्लासिफिकेशन देखेंगे कि डिवीज़न
ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, तो थोड़ा सा जो है हमें वर्ड में समझता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, जो ऑर्गेनाइज होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, जो अनऑर्गेनाइज होता है। तो यहाँ पे जो है हम कुछ एग्जांपल के साथ दिखते हैं। एक कांता करके फीमेल है, एक ऑफिस में काम करती है वो। तो वो अपना ऑफिस जो है 9:30 बजे से 5:30 बजे तक के ऑफिस में काम करती है। उसके लिए उसे रेगुलर हर महीने के एंड में सैलरी मिलती है, और सैलरी के साथ साथ उसे पीएफ मिलता है, और जैसे रूल में लिखा है तो वैसा गवर्नमेंट के हिसाब से उसे मिलता है। उसे मेडिकल फैसिलिटी और अदर अलाउंस भी मिलते हैं। कांता जो है संडे के दिन ऑफिस नहीं जाती है, कांता को संडे के दिन छुट्टी होती है, और उसे जो है गवर्नमेंट को छुट्टी आ रही है तो उसके लिए उसको हॉलीडे रहता है, और उसको उसका पगार मिलता है। संडे का भी पगार मिलता है, और गवर्नमेंट छुट्टी आती है उसका भी पगार मिलता है। When she joined the work, she was given an appointment letter stating all the term and condition of work। जब कांता ने जो है वर्क ज्वाइन किया था तो उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था, जिसमें उसकी जो है वर्किंग कंडीशन पूरी बताई गई थी। तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से हुआ है। तो कांता को जो है कभी भी उसका एम्प्लॉयर ऐसा नहीं बोल सकता कि कल से आप ऑफिस मत आइए करके, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में हुआ। और उसका जो पड़ोसी है कमल, तो कमल एक जो है पास वाली किराना दुकान में काम करता है। वहाँ पे वो सुबह 7:30 बजे जाता है और 8 बजे तक के शाम तक के वहाँ पे काम करता है। उसको जो है उसकी सिर्फ जो है डेली वेज, रोज़ उसको जिस दिन काम पे जाएगा उस दिन का उसको पैसा मिलता है, और उसके अलावा उसको कोई अलाउंस वगैरह नहीं मिलता है। ही हैज़ देयरफॉर नो लीव और पेड हॉलीडे। तो जिस दिन अगर उसने छुट्टी मार लिया, मान लीजिए उसकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं रही, या संडे या कोई त्यौहार है, तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। और उससे कुछ फॉर्मल लेटर भी नहीं मिला था उसको एम्प्लॉय जब किया गया। तो इसलिए जो है पूरा का पूरा उसके मालिक पे डिपेंड है, जो उसका एम्प्लॉयर है उसके ऊपर डिपेंड है कि उसको कब तक के काम पे रखना है, उसे कैसे काम करवाना है, ठीक है। तो उसकी जॉब यहाँ पे सिक्योर्ड नहीं है। तो ये डिफरेंस क्या है, कांता जो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है और कमल एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर ऑल द एंटरप्राइज और द प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड देयरफॉर पीपल हैव अश्योर्ड वर्क। तो गवर्नमेंट के हिसाब से जो है रूलों का पालन करना पड़ता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। दे आर रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट रूल्स एंड रेगुलेशन। वेरियस लॉ सच एज फैक्ट्री लॉ, तो फैक्ट्री लॉ में एक्ट है, ज़्यादा देर तक ये काम नहीं करवा सकते, तो अवर्स कितने जो है काम करना है वर्कर को उसमें मेंशन है, तो उसका पालन करना पड़ता है ऑर्गेनाइज सेक्टर को। मिनिमम वेजेस जो है वो देना पड़ता है, गवर्नमेंट जो निर्धारित करता है मिनिमम वेजेस, उससे कम तो कोई फैक्ट्री वाला दे नहीं सकता। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, शॉप स्टैब्लिशमेंट एक्ट, तो ये सब जो है लागू होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर पे। इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइज बिकॉज इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर। सम ऑफ दिस पीपल मे नॉट बी एम्प्लॉयड बाय एनी वन बट मे वर्क ऑन देयर ओन, बट दे टू हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ विद द गवर्नमेंट एंड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इसमें जो कुछ लोग हैं तो उन्हें कोई एम्प्लॉय नहीं करता है, जैसे कुछ इंडस्ट्रीज हो गए या कुछ जो शॉपकीपर हैं, ठीक है। तो बड़ा जिसका जो है बड़े जो है लेवल पे काम है, तो वो अगर खुद को इस एक्ट के थ्रू अगर रजिस्टर करवाते हैं तो उन्हें कोई जो है एम्प्लॉय नहीं कर रहा है, लेकिन वो दूसरों को एम्प्लॉय करे तो उन्हें भी इस जो है रूल्स के हिसाब से चलना पड़ता है। वर्कर इन ऑर्गेनाइज सेक्टर इंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है उनका एम्प्लॉयर उन्हें कभी ऐसा नहीं कह सकता कि कल से आप मत आइए। तो अगर निकालना भी है तो उन्हें उसका रीज़न बताना पड़ेगा, 3 महीने पहले अल्टीमेटम देना पड़ेगा, ठीक है। पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स नंबर ऑफ आवर, जैसे बताया था मैंने, उनको इनके जो लिमिटेड आवर्स काम करना पड़ेगा। अगर वो उससे ज़्यादा काम करते हैं तो उन्हें ओवर टाइम मिलेगा, और उन्हें बहुत सारे अदर बेनिफिट मिलते हैं, जैसे हमने ग्रेचुटी की बात किए थे और पीएफ की बात किए थे, और पेड लीव्स मिलते हैं, दूसरे बेनिफिट मिलते हैं, मेडिकल बेनिफिट्स। अंडर द लॉ द फैक्ट्री मैनेजर हैज़ टू इंश्योर दैट द फैसिलिटी, तो अगर फैक्ट्री में काम करते हो तो फैक्ट्री मैनेजर को जो है ये निर्धारित करना पड़ेगा, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वहाँ पे पानी की सुविधा अच्छी है, सेफ़ इन्वायरमेंट है, वर्किंग इन्वायरमेंट, ठीक है। व्हेन दे रिटायर, और जब वो रिटायर होते हैं तो उन्हें पेंशन भी मिलता है। लेकिन कमर के जो है कंडीशन अलग है, क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये छोटे छोटे जगह पे इनके होते हैं, स्मॉल होते हैं, स्कैटर यूनिट रहते हैं, और आउटसाइड गवर्नमेंट कंट्रोल में रहते हैं। यहाँ पे भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं गवर्नमेंट ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, लेकिन वहाँ उसका जो है पालन बहुत कम ही होता है।
जॉब यहाँ पे है लो पेड होते हैं और ऑफन नॉट रेगुलर। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लो पेड क्यों रहते हैं? कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है, लोग जो है कोई भी कीमत में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो इसका फ़ायदा जो है एम्प्लॉयर उठाते हैं और उनको कम से कम पैसा देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम लेते हैं। तो उनको ओवर टाइम का कोई प्रोविज़न नहीं रहता है, ठीक है। तो उनको ओटी का पैसा नहीं मिलता है, पेड लीव्स नहीं होते, हॉलीडे नहीं होते, जब छुट्टी मारी हो तो उनका पगार कटेंगी। एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर, तो उनको उनका जो है एम्प्लॉयर कभी भी कह सकता है आप छोड़ के चले जाइए। A lot depend upon the whims of the employer. This sector include a large number of people who are employed on their own doing small jobs such as selling on the street or doing repair work. तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कैसे है, जो लोग आसपास में छोटी छोटी दुकान है या कोई रिपेयर का काम कर रहा है, ठीक है, तो और या जो है किसी किराना दुकान है, मेडिकल शॉप है, तो ये सब जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, जो छोटे छोटे काम करते हैं। हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो हमने अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बात की, उनका एक्सप्लॉयटेशन कैसा होता है वगैरह, तो अब उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे कम जॉब्स अवेलेबल रहते हैं। तो इसलिए जो है बहुत सारे लोगों को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना पड़ता है। कई जगह पे तो ऐसा भी होता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो अनऑर्गेनाइज तरीके से काम करता है, अपना टैक्स बचाने के लिए, लेबर के राइट जो देने के उससे नहीं देना रहता है पैसा बचाने के लिए। तो एज ए रिज़ल्ट लार्ज नंबर जो है वर्कर है वो फोर्सफुली जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जहाँ पे उन्हें कम सैलरी मिलती है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनको वेजेस भी बहुत कम मिलते हैं और उनकी जॉब सिक्योर नहीं रहती है। सिंस 1990 इट इज़ अ कॉमनली सीन डैट, तो 1990 से हम देखते हैं कि ऐसे कॉमनली देखने मिलता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर भी जो है अपने वर्कर को निकाल देता है और फिर वो लोग वर्कर को जो है कम कीमत में कम उनके वेजेस में जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना पड़ता है। तो बिसाइड द नीड ऑफ मोर वर्क, तो जो है सिर्फ ज़्यादा जो है हम काम जनरेट ना करें, तो एक जो प्रोटेक्शन और सपोर्ट भी मिलना चाहिए वर्कर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो कौन है ये जो वल्नरेबल पर्सन है और किन्हें प्रोटेक्ट करना है? तो रूरल में जो है हम देख सकते हैं कि मोस्टली जो है लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर रहते हैं, स्मॉलर मार्जिनल फार्मर रहते हैं, शेयर क्रॉपर रहते हैं। शेयर क्रॉपर यानी क्या होता है, ज़मीन किसी और की और वहाँ पे खेती और कोई कर रहा है, प्रोडक्शन जो भी होगा तो फिर वो बांट लेते हैं, तो शेयर क्रॉपर। आर्टिज़न में जैसा वीवर है, ब्लैकस्मिथ यानी लोहार है, कारपेंटर है, गोल्ड स्मिथ सोनार। नियरली 80% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया आर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर कैटेगरी। तो 80% जो है रूरल हाउस होल्ड इंडिया के एक तो छोटे या मार्जिनल फार्मर है। तो इन फार्मर की ज़रूरत क्या रहती है, इनको सपोर्ट कैसे किया जा सकता है? इनको टाइम पे जो है सीड मिल जाए, एग्रीकल्चर इनका इनपुट मिल जाए, उनको जो है लोन मिल जाए, ठीक है, बैंक से या कम दरों से गवर्नमेंट के थ्रू, स्टोरेज फैसिलिटी मिल जाए और मार्केट आउटलेट मिल जाए जहाँ पे वो अपना सामान बेच सकें। तो इससे क्या होगा, वो टाइम पे जो है प्रोडक्शन अपना कर पाएंगे और उनको कम बैच पे अगर पैसा मिलेगा तो फिर वहाँ से वो बैच अपना चुका के कुछ पैसा बचा भी सकते हैं। स्टोरेज फैसिलिटी से उनको ये फ़ायदा होगा कि जब मार्केट में वैल्यू ज़्यादा रहेंगी तब वो अपना बेचेंगे, और मार्केट आउटलेट अगर रहेगा तो वहाँ पे जाके वो अपना सामान बेच सकते हैं। तो अर्बन में जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन है, तो मेनली जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। कैजुअल वर्कर रहते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हम जिसे कहते हैं, जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, जो है ट्रेडर के पास में जो नौकर रहते हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो काम करते हैं, जो स्ट्रीट पे काम करते हैं, कुछ सामान रास्ते पे बेच रहे हैं, घूम फिर के बेचते हैं, या जो है ये हमाल होते हैं, हेड लोड वर्कर होते हैं, या गारमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं, या कचरा उठाते हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑल्सो नीड गवर्नमेंट सपोर्ट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, रॉ मटेरियल जो है उनको उपलब्ध करके मिले, उनको एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को मार्केट मिले, ठीक है, कि जो है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री कॉम्पीट कर पाए। तो इसलिए जो है उन्हें एक मार्केट मिले। कैजुअल वर्कर इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया नीड टू बी प्रोटेक्ट। तो रूरल और अर्बन एरिया के दोनों की जो है कैजुअल लेबर को प्रोटेक्ट करना है। वी ऑल्सो फाइंड दैट मेजोरिटी ऑफ वर्कर फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, तो बहुत सारे वर्कर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और दूसरे जो है बैकवर्ड कम्युनिटी के अपने आप को जो है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखते हैं, ज़्यादा जो हमें यहाँ पे मिलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, इन कैटेगरी के लोग मिलते हैं। बिसाइड गेटिंग द इरेगुलर वर्क, तो इन्हें जो है काम भी रोज़ाना नहीं मिलता है और लो वेजेस में मिलते हैं। इन लोगों को जो है सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी सहना पड़ता है, जो इनके कैटेगरी की वजह से इनके ऊपर सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो इन्हें यहाँ से बचाना है। प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर
सेक्टर वर्कर इज थस नेसेसरी फॉर बोथ इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। तो अगर हम जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे तो उनका इकोनॉमिकली भी जो है प्रोटेक्ट करेंगे, तो गरीबी की रेखा के ऊपर उठेंगे, और सोशल जो है उनका वो सोशल डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है। सेक्टर इन टर्म ऑफ ओनरशिप, तो सबसे पहले हमने सेक्टर के बारे में देखा, 3 सेक्टर देखे थे हमने, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। फिर उसके बाद में हमने ऑर्गेनाइज सेक्टर देखा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर देखा। ठीक है। अब हम देखते हैं ओनरशिप, सेक्टर पे ओनरशिप किसकी है। तो यहाँ पे तो 2 ही बताया गया है, पब्लिक ओनरशिप और प्राइवेट ओनरशिप। तो पब्लिक ओनरशिप यानी क्या होता है, जो इंडस्ट्री या जो कंपनी जहाँ का मालिकाना हक गवर्नमेंट के पास में, या जहाँ के मैक्सिमम शेयर गवर्नमेंट के पास में है। ठीक है। तो उसे हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर। जैसे इंडियन रेलवे है, ONGC इंडियन रेलवे है, और हमारा पोस्ट ऑफिस है। तो ये सब जो है गवर्नमेंट सेक्टर है, इसका मालिकाना हक जो है और इसका जो है एक्टिविटी सब गवर्नमेंट देखती है। प्राइवेट